जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। और अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने ये देखा कि किसी वेक्टर्स को हम लोग 2 डायमेंशंस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ कैन यू रिप्रेजेंट ए वेक्टर इन 2 डायमेंशंस, यानी इन द टर्म्स ऑफ आई एंड जे। और आई जे का कंसेप्ट क्या था? आई जे यूनिट वेक्टर एलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस। अब अगर हमें 3 डायमेंशंस में बात करनी हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थोड़ा उसका हम लोग एक आइडिया की बात यहाँ कर लें। आइडिया हमने इसलिए कहा क्योंकि जब हम लोग प्लेन और स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट लेके आएंगे 3D डायमेंशन वेक्टर में, तो प्लेन और स्ट्रेट लाइन का, तो वहाँ हम इसको काफ़ी डिटेल्स में एनालिसिस करने वाले हैं। अभी सिर्फ हमें बस जो ज़रूरत है उतने की बात हम करने जा रहे हैं। मतलब ये है कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 3D ये कैसे लिखते हैं, थोड़ा इसकी एक लुक आइडिया मिल जाए बस। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशन इन 3D ये क्या है? इसके पहले इन 2D में हमने सीखा, ये देखा कि अगर आपके पास कोई भी पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो हम लोग P के पोजीशन वेक्टर को OP लिखते हैं, इसको R भी कहते हैं, और एक्स आई प्लस वाई जे कैप लिखते हैं। ये बात थी हमारी, जहाँ I और J है जो यूनिट वेक्टर है एलॉन्ग कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब अगर पॉइंट P 3 डायमेंशंस में हो, मतलब ऐसा हो, बस एक आइडिया हम दे रहे हैं ताकि चीज़ें ध्यान में रहें। इसका तो हम कायदे से एनालिसिस करेंगे ज़बरदस्त ढंग से जब हम लोग प्लेन पढ़ाएंगे और स्ट्रेट लाइन इन 3D की बात करेंगे। क्या यहाँ मतलब है? ये हमारा कोई पॉइंट P स्पेस में है, मतलब ऐसे हो पॉइंट P। यहाँ क्या था, थोड़ा ये फिगर भी बना लें तो बात थोड़ी एक कंपैरिजन की चीज़ आ जाएगी। तो बातें थोड़ी समझ में अच्छे ढंग से आ जाएंगी। ये पॉइंट P था, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई था, और पता था ये परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये ड्रा करते हैं, तो ये जो डिस्टेंस होती है वो एक्स होती है, ये डिस्टेंस वाई होती है। तो कॉमन सेंस की बात हो गई अब, ठीक है। क्योंकि इस स्तर पे हम जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं 9th-10th में ऑलरेडी है। अब यहाँ 3D का एक नया कंसेप्ट शुरू होता है। तो बोले 3D का कंसेप्ट क्या है? वो ये है कि ये पॉइंट P अब यहाँ है, ये स्पेस में है, हवा में है, वो किसी तल पे नहीं है, अब यहाँ है वो स्पेस में कहीं भी। तो इस पॉइंट P का निर्धारण हम कैसे करते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं, तब जब हम लोग प्लेन पढ़ाएंगे। अभी हम लोग लिखेंगे कैसे, जैसे P हमने लिखा तो एक्स और वाई हो गया, एक्स वाई का, और जेड का यहाँ हम लोग जेड ले लेते हैं। यहाँ जो जेड का कंसेप्ट सिंपली वो है कि उस पॉइंट P से आप एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रा करिए, तो एक्स वाई प्लेन से इस पॉइंट की जो वर्टिकल जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोग जेड कहते हैं। यहाँ हम कैसे लिखेंगे, बस सिमिलर कंसेप्ट है। यहाँ ये तो वाई कैप है, वो तो रहना है, वाई के डायरेक्शन में जे था, वो रहना है। अब यहाँ जेड के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हम लोग के कैप ले लेते हैं, बस सिंपली सी बात वही रहती है। अब अगर हम मुझे पोजीशन वेक्टर OP लिखना है तो कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ हमने लिखा था कोऑर्डिनेट एक्स है तो एक्स आई कैप, तो यहाँ भी बात वही होगी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस यहाँ जेड हो जाएगा और ये के कैप हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। अच्छा, यहाँ भी मार्ट ऑफ OP क्या होगा? सिमिलर लॉजिक, सिमिलर कंसेप्ट। आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते थे जब 2 डायमेंशंस में था, तो 3 डायमेंशंस में जब होगा तो जो के का कोफिशिएंट है उसका भी स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये बात हो जाएगी, बाकी सिमिलर सब चीज़ें वही रहेंगी। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये जो बात थी कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 3D का मतलब अभी यही है। आप इतना ही बस सिर्फ समझेंगे। कहने का हमारा मतलब ये है कि अगर कोई बंदा आपको कोऑर्डिनेट P का 3, 2, 1 दे दे, 3 का मतलब x है, 2 का मतलब कि y एक्सिस पे 2 डिस्टेंस है, और ये ओरिजिन से z एक्सिस पे डिस्टेंस 1 है जो परपेंडिकुलर है x y से। अब अगर आपको OP वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सिंपली इस कंसेप्ट को अप्लाई कर दीजिए। क्या लिखेंगे? ये 3 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 1 इंटू के कैप, मतलब सिंपली के कैप। अच्छा, मान लीजिए अगर P का कोऑर्डिनेट अगर ऐसा दिया हो कि 2, 0 और -1 दिया हो तो कैसे लिखेंगे?
वेक्टर ओपी सिमिलर कंसेप्ट 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस -1k कैप। अब ये हो जाएगा 2i कैप 0j, फिनिश कहानी -k कैप, दिस इज द -k कैप। तो वेक्टर ओपी हमारा ये हो जाएगा। तो बस हमसे अभी बस इतना ही मतलब है कि आप i j k के टर्म में वेक्टर कैसे लिखते हैं उस चीज़ को समझ लें। बट यहाँ एक्स वाई जेड होने की वजह से हमारा यहाँ 3 डायमेंशंस हो गया है, और 3 डायमेंशंस में वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हमारा ये होता है, जहाँ के कैप जो है जेड डायरेक्शंस में यूनिट वेक्टर है। बस अभी आप इतना ही समझे रहिए, इतने से हमारा काम चल जाएगा। फिर जब हम उस चीज़ को लेके आएंगे तो अलग पूरा 3D का ये कैसे हम लोग निकालते हैं, इसमें एक अलग से वीडियो लेक्चर्स ही बनाएंगे और उसको हम प्रैक्टिकली समझाएंगे। अभी बस हम लोग काम लायक चीज़ अपनी देखते हैं, अभी बर्डन पालने की बहुत ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आते हैं, अगर यही है तो यहाँ एडिशन कैसे होता है थोड़ा उसकी हम बात कर लें, या कुछ एक रिज़ल्ट की अब यहाँ बात कर लें जिसको अब ध्यान में देना है, और इस चीज़ को आप नोट करें। नोट करेंगे तो थोड़ा चीज़ें अच्छी रहेगी, क्योंकि अब इसको हम रिज़ल्ट नाम देने जा रहे हैं, और जब हम मैथमेटिक्स में रिज़ल्ट बोलते हैं तो बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि अब हम अधिकांशतः फैसले इसी की रोशनी में करेंगे। तो रिज़ल्ट हमारा क्या है, या एक हम कंक्लूजन्स की बात करने जा रहे हैं। कंक्लूजन्स हमारा सिंपली ये है कि अगर हमें कोई भी पॉइंट P गिवन है और इसका कोऑर्डिनेट x y z है, या कुछ भी हो सकता है, जहाँ x y z हमारा क्या है, x y और z जो है कोई रियल नंबर है, कोई नंबर है, तो हम पोजीशन वेक्टर OP जो लिखेंगे उसका x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप ये लिखेंगे। और माड OP की जब बात आएगी तो √x² प्लस y स्क्वायर प्लस z² होगा। ठीक है, ये कि रिज़ल्ट की हम बात कर ले रहे हैं। एक दूसरे रिज़ल्ट की बात है कि एवरी वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाई इवरी वेक्टर, जैसे मान लीजिए हम ए लिख दिए, दिस इवरी वेक्टर ए, मतलब कोई भी वेक्टर अगर आपके पास ए है तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाई a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप। हमेशा अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर्स है तो किसी भी वेक्टर्स को हम i j और k के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये अलग बात है कि हम जिस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो 2D का है या 3D का है, मतलब यहाँ j प्रेजेंट है, k प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है क्या नहीं प्रेजेंट है, वो फर्दर अवे मैटर है। हमारी सिंपली सी बात ये है कि हम किसी भी वेक्टर्स को i j k के टर्म में ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात है, अगर ये आपने ऐसे रिप्रेजेंट किया है तो इसकी मीनिंग जो होगी ना, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब कि ये 3 डायमेंशंस की चीज़ है। और पॉइंट अगर आप रिप्रेजेंट करने चाहेंगे तो फिर ये हो जाएगा a1 a2 a3, ये बात मेरी हो गई। ठीक है, 2 बातें हो गई ये, किसी भी वेक्टर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अगर कोई पॉइंट दिया है तो उस पॉइंट को हम लोग पोजीशंस वेक्टर में कैसे लिखेंगे, ये बात मेरी हो गई। और एक बात मैं बार बार कहता रहा हूँ कि अगर अगर कोई वेक्टर गिवन है तो पोजीशन वेक्टर में हम लोग ऐसे लिखेंगे OB माइनस OA, और इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई 2 वेक्टर्स दिया है तो उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शंस हम कैसे करेंगे, इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में ऑलरेडी हम लोगों ने सीखा कि 2 वेक्टर्स, अगर एक वेक्टर A दिया है और एक वेक्टर B दिया है तो इस वेक्टर को हम लोग ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। ऑलरेडी हमने इस चीज़ पे फोकस किया था, आपने देखा था कि एडिशंस का रूल क्या हुई, लॉ ऑफ द ट्रायंगल या लॉ ऑफ द पैरेललोग्राम, वो बात मेरी हो गई थी। अब अगर हम वेक्टर को i j और k के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, पहले हम लोग ये चीज़ देख लें। यदि 2 वेक्टरों का एडिशन कैसे होगा अगर वेक्टर i j एंड k के टर्म में दिया हुआ है, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस की बात करने जा रहे हैं। लेट कोई 2 वेक्टर ले लिया, a इज इक्वल टू हमने कहा कि ऐसे लिखेंगे a3k कैप, एंड जो वेक्टर b है मेरा वो है b1i कैप, b2j कैप, b3k कैप। अच्छा, a प्लस b कैसे निकालेंगे, देखिए क्या है रूल निकालने का, a प्लस b, तो लिख लीजिए a1i कैप, a2j कैप,
A3 k कैप, ये हो गया वेक्टर ए, प्लस वेक्टर बी क्या है, B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप, ये है। ठीक है, अब एडिशन कैसे करते हैं, जो i का है i के साथ होगा, j का j के साथ होगा, k का k के साथ होगा। मतलब ये होगा कि यहाँ i का कोफिशिएंट a1 है और यहाँ i का कोफिशिएंट b1 है, तो ये हो गया a1 प्लस b1 i कैप, प्लस j को एक साथ कर लीजिए, a2 प्लस b2 j कैप, प्लस a3 प्लस b3 k कैप, ये हो गया हमारा दिस। अच्छा, अगर प्लस माइनस, अच्छा चलिए फर्दर में बात करेंगे उसकी। एडिशन कैसे करना है, सिंपल सा रूल है कि जो i और j के जो कोफिशिएंट हैं वो एक साथ ऐड होते हैं। अच्छा, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट की भी वही बात होगी। जैसे मान लीजिए कोई a माइनस बी निकालना चाह रहा है, तब a माइनस बी कैसे निकालेगा, यहाँ ये हो गया a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, अब यहाँ हो जाएगा माइनस b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप, दिस। अब वही रूल है। अच्छा, यहाँ माइनस है तो फिर कैसे लिखेंगे, a1 माइनस b1 i कैप प्लस, अच्छा यहाँ j कैप कॉमन करिए, तो कॉमन करेंगे तो यहाँ प्लस a2 है, a2 माइनस b2, क्योंकि जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b2 आ जाएगा। सिमिलर कंसेप्ट, a3 माइनस b3, ये मेरा हो जाएगा k कैप, तो ये मेरा हो गया a माइनस b। ठीक है, यस, क्लियर हो गया ये कि a प्लस बी कैसे निकालेंगे और a माइनस बी, मतलब दो वेक्टरों को एडिशन कैसे निकालेंगे और दो वेक्टरों का सब्ट्रैक्शन कैसे निकालेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है। जो i का कोफिशिएंट है वो i के साथ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, जो j का कोफिशिएंट है वो j के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, और जो k का जो कोफिशिएंट है k का वो जो k है वो k के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये मेरा एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हो गई। दूसरी एक बात हो गई, अगर हमारे पास m कोई स्केलर है, b एनी स्केलर, तो स्केलर का हम वेक्टर में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे m में हम निकालने जा रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि m कोई स्केलर है, ये ज़ीरो नहीं है, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहानी फिनिश हो जाएगा, क्योंकि जीरो का चरित्र ही यही है कि जीरो से मल्टीप्लाई करने को कहानी फिनिश कर देता है। तो ये ज़ीरो नहीं है, और नॉन जीरो से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो m कोई भी स्केलर है, मतलब m कोई भी रियल नंबर है, वो ज़ीरो नहीं है, और m से हम किसी वेक्टर a में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो इसका रूल और रेगुलेशन क्या है, वो कैसे मल्टीप्लिकेशन चलता है। मतलब कि स्केलर इनटू वेक्टर कैसे चलता है, ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इसी की बात हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो m ये हो गया। अच्छा, a क्या है, a है a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। अच्छा, यहाँ देखिए एक चीज़, यहाँ जो a1 है ना वो स्केलर है, राइट, मतलब वो मैग्नी जो वेक्टर मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ कंपोनेंट्स की बात आई, हमने पहले ही कहा था कि दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर एलॉन्ग x एक्सिस, ये था एलॉन्ग y एक्सिस। अच्छा, ये जो बचा तो सिमिलर कंसेप्ट z एक्सिस। तो हमेशा जो स्केलर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना, उस वेक्टर में जो मैग्नीट्यूड है जो स्केलर है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। तो कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐसे हो जाएगा m a1 i कैप, m a2 j कैप, मीनिंग m का मल्टीप्लिकेशन j में नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। m का मल्टीप्लिकेशन i j k में जो मैग्नीट्यूड है जो स्केलर है उससे मल्टीप्लिकेशन होगा। अब m का मल्टीप्लाई हम a3 में करेंगे, जैसे ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है, सेम वैसे ही होगा दिस। अच्छा, डिवीज़न कैसे होगा, वो भी डिवीज़न नॉन जीरो होना चाहिए। अच्छा, अगर m जीरो हो जाएगा तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो सब मान लीजिए जीरो a निकालने जा रहे हैं तो फिर तो वो जीरो हो जाएगा, दिस कन्वर्ट इनटू वेक्टर। अच्छा, एक बात और, अगर ये स्केलर है और वेक्टर है और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन मैं वेक्टर से करूंगा तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी वो भी वेक्टर आएगी। ये सब चीज़ें जो लिसनर इस वीडियो लेक्चर्स को वॉच कर रहे हैं, सब चीज़ को नोट करें, सारे चीज़ को नोट करें, क्योंकि हर चीज़ हमारा आगे आएगा और उनको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी कोई चीज़ समझने में। इसलिए हम बड़ा बेसिक से चीज़ों को लेके शुरू किए हुए हैं, ताकि एक बिगिनर स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम ना हो, जो नया नया जो वेक्टर वो सीख रहा है। ठीक है ये। अच्छा, दूसरी बात, हम डिवाइड भी करेंगे। जैसे मान लीजिए हम a बाई m जानना चाह रहे हैं, क्या होगा, तो सिंपल सा कंसेप्ट है। अच्छा, ये तो जनरली सबको पता है कि हम जीरो से डिवाइड नहीं करते हैं,
क्योंकि जीरो से डिवीज़न की जो है इजाज़त नहीं दी जाती है। तो डिवीज़न कैसे करेंगे, बस सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे मल्टीप्लिकेशन स्केलर में चला था, यानी वेक्टर में जो स्केलर था उसी के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो डिवीज़न भी उसी के साथ होगा, मतलब A1/m हो जाएगा, ये आई कैप हो जाएगा, ये A2/j हो जाएगा, सॉरी A2/m हो जाएगा, ये j कैप हो जाएगा, प्लस A3/m हो जाएगा, और ये k कैप हो जाएगा। तो ये डिवीज़न की बात हो गई, दिस इज़ द डिवीज़न। और ये हमारा मल्टीप्लिकेशंस की बात हो गई, और ये हमारा एडिशन, और ये मेरा सब्ट्रैक्शन की बात हो गई, दिस। तो अच्छा, अब दो वेक्टरों का हमारा मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ये फर्दर अवे है, और काफ़ी बड़ा डिटेल्स में ये चैप्टर्स हैं कि दो वेक्टरों का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो हम लोग इसके बाद शुरू करेंगे। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मतलब हम एक तरीके से प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कि जब हमारा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो गया तो इस पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उसकी थोड़ी मैं यहाँ बात कर लूँ, ताकि वो भी प्रैक्टिस में चीज़ें आ जाएँ। कोई वेक्टर ए बी अगर दिया है तो हम कैसे, अन्य चीज़ें क्या क्या बनेंगी, क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे बनते हैं, वो सब सारी चीज़ों को एक बार देखने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या सीखा, एक चीज़ सीखी कि अब तक कि किसी वेक्टर्स को हम लोग आई जे के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी वेक्टर्स दिया हो। अच्छा, अगर जीरो वेक्टर है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थोड़ा सोचिए लिसनर, आप सोचिए ध्यान से कि अगर जीरो वेक्टर्स हैं तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हाउ कैन यू रिप्रेजेंट द जीरो वेक्टर्स, हमें लगता है ध्यान में आ गया होगा। जीरो वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। तो अगर जीरो वेक्टर्स को हमें आई जे के टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आई जे के में जो भी स्केलर है वो सारा स्केलर है, मतलब जो भी, हाँ, इस स्केलर आर, उसका जो भी मैग्नीट्यूड है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो ज़ीरो वेक्टर्स को हम लोग आई जे के टर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस ज़ीरो आई कैप, ज़ीरो जे कैप प्लस ज़ीरो के कैप, और सिंपली इसी को हम लोग ज़ीरो भी लिखते हैं। तो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द ज़ीरो वेक्टर। अच्छा, अगर कोई 2D में अगर कह रहा है कि सर 2D में क्या होगा, तो इस 2D में लिख दो, के हटा दो, बस ज़ीरो आई कैप और ज़ीरो जे कैप हो गया, दिस इज़ द 2D हियर, ठीक है, ये बात मेरी हो गई। अच्छा, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस जैसे कैसे बनाए जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस की थोड़ी हम लोग बात कर लें। जैसे कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस mj k कैप एंड mod ऑफ a इज इक्वल टू 20, देन फाइंड m, ये कहा है। जैसे ये क्वेश्चन है कि अगर कोई वेक्टर है, गिवन है वेक्टर ए, अच्छा यहाँ आई जे के दिया है तो डेफिनेटली ये 2 डायमेंशंस की बात हो गई। दूसरी बात है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद तब पूछ रहा है कि फाइंड एम। तो कैसे लगाते हैं, जो चीज़ दी हुई होती है ना उसी के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। जैसे mod ऑफ ए 20 दिया है और वेक्टर ए दिया है, दो हियर, अब सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, हियर वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस mj कैप, तो यहाँ mod ऑफ ए क्या होगा, व्हाट, सबको पता है mod ऑफ ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, अभी हमने फार्मूला लिखा है। तो एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और जे का कोफिशिएंट यहाँ m है तो यहाँ m स्क्वायर आएगा, ये आएगा। लेकिन गिवन है कि mod ऑफ ए 20 है, तो दिस इज द 20 इज इक्वल टू 9 प्लस m स्क्वायर हो गई। अब मुझे m की वैल्यू निकालनी है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m, तो फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अंडर रूट कैसे हटेगा कि स्क्वायर कर दिया जाए, तो ये हो गया 400 इज इक्वल टू 9 प्लस m स्क्वायर, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 400 माइनस 9, और ये हो गया 391 m स्क्वायर दिस। अच्छा 391 हो गया, ठीक है। तो m इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस के साथ लिखेंगे, ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब भी m स्क्वायर, कुछ भी कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी के इक्वल कोई चीज़ आ रही है अगर आपके पास, तो जब वो क्वांटिटी निकालते हैं तो हमेशा ऑलवेज रिटेन प्लस एंड माइनस,
जैसे m स्क्वायर 391 है, तो जब m निकालेंगे तो प्लस माइनस 391। अच्छा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? फर्दर अब बट आप ऐसे लिख के छोड़ दीजिए। अगर इसका इजीली आपको याद है इसका स्क्वायर रूट इतना होता था, अब लिखिए नहीं, ऐसे ही लिख के छोड़ दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो m की जो वैल्यू होगी प्लस माइनस 391 होगी। मतलब क्या होगा कि ये जो वेक्टर a है वो वेक्टर a हमारा क्या होगा 3i कैप प्लस √391 j कैप, ये भी हो सकता है, और वेक्टर a भी ये हो सकता है माइनस, इनमें से कोई भी वेक्टर हो सकता है j कैप दिस। अब एक बात यहाँ और थोड़ी और एक प्रैक्टिस कर लें। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स अगर दिए हैं कि इफ़ 1 2 0 एंड 2 0 4 आर coordinates of points A and B, then find AB, वेक्टर AB निकालना है, मॉड ऑफ AB निकालना है। अच्छा, यूनिट वेक्टर्स ये भी निकाल सकते हैं, ये यूनिट वेक्टर एलॉन्ग AB। अब ऐसे मान लीजिए अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो हम कैसे लगाते हैं। अच्छा, जब मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा ना तो फर्दर वे इन सबों की बड़ी ज़बरदस्त यूज आएगी। जैसे थोड़ा इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लें कैसे हम लोग निकालेंगे। और अभी हमने कहा कि हमने अभी तक जो पूरा वर्क किया है इसी पे किया है। अगर पॉइंट्स दिए हुए हैं तो कैसे हम लोग उसका पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने सीखा। क्या गिवन है, मतलब ए का जो कोऑर्डिनेट है, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है ए का कोऑर्डिनेट है 1 2 0 और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो 2 0 4 है, ये है। अब मुझे ए बी पूछा जा रहा है तो पहले हम ओ ए निकालना। ओ ए कैसे लिखेंगे पता है बिल्कुल, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। तो एक्स के यहाँ 1 है तो 1 इंटू आई कैप मतलब आई कैप। 1 के साथ किसी मल्टीप्लाई करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्लस 2 जे कैप ये हो गया, प्लस 0 के कैप एक बार लिख देते हैं। फिर ओ बी जो मेरा हो गया वाट 2 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये हो गया। यानी जो वेक्टर ओ ए है वो मेरा हो गया आई कैप प्लस 2 जे कैप, और जो वेक्टर ओ बी है वो आ गया 2 आई कैप प्लस 0 जे का, मतलब कहानी जे की फिनिश हो जाएगी सिंपली, प्लस 4 के कैप होगा। ठीक है, अब मुझे ए बी की बात करनी है तो हमने कहा ही है, वो रिजल्ट की तमाम बार बार हमने बात की थी कि वेक्टर ए बी को पोजीशन वेक्टर के टर्म में ओ बी माइनस ओ ए लिखेंगे, तो लिख लीजिए। अच्छा, ओ बी क्या है, ओ बी है हमारा 2 आई कैप प्लस 4 के कैप माइनस ओ ए हमारा क्या है आई कैप प्लस 2 जे कैप। हो गई बात, दिस इज द क्लियर ईयर। अच्छा, अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन दो वेक्टर का क्या होगा अभी हमने बात की, तो यूँ था चुटकी में मैं समझा दूँ कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना है कि आई का जो कोफिशिएंट है, जो भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात है उन्हीं में से एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। जैसे 2 आई है और यहाँ माइनस आई है तो 2 आई में से आई निकालेंगे तो आई कैप आ जाएगा सीधे। यहाँ प्लस 4 है और यहाँ माइनस 2 है तो प्लस 2 के कैप हो जाएगा। ये हो गया मेरा वेक्टर ए बी। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि पूछे कि सर बी ए तब क्या होगा, तो हमने बताया था कि अगर आप वेक्टर ए बी निकालते हैं तो ये माइनस बी ए होता है, तो बी ए क्या हो जाएगा माइनस कर दीजिए आई कैप प्लस 2 के कैप। इसका मतलब क्या होगा माइनस आई कैप माइनस 2 के कैप, ये बात हो जाएगी आपकी। मुझे क्या निकालना है मॉड ऑफ ए बी, तब तो यूँ ताबड़तोड़ निकलेगा। अब तो आप मास्टर हो गए हैं निकालने के लिए, निकालिए। अंडर रूट कैसे निकालेंगे, आई कोफिशिएंट जे का कोफिशिएंट के कोफिशिएंट के सब स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो आई कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस जे का कोफिशिएंट यहाँ 0 है तो 0 स्क्वायर 0 होगा, प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अच्छा, जो 0 है उसको लिखते भी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप लिखें 4 5 ये 5 हो जाएगा। अच्छा, यूनिट वेक्टर निकालना है एलॉन्ग ए बी, तो एलॉन्ग ए बी ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी डायरेक्शन। जब आप यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो दिस इज कैप सिंबल यूज करते हैं, और ये होता क्या है कि दिस वेक्टर और उसके मॉड से डिवाइड कर देते हैं। बस किसी भी वेक्टर को मॉड से डिवाइड कर दिया जाए तो उसका यूनिट वेक्टर निकलता है और उस डायरेक्शन में निकलता है जिस डायरेक्शन में आपका गिवन वेक्टर होगा। तो ए बी का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर होगा। तो ठीक है, तो निकाल लीजिए ए बी क्या है,
आई कैप प्लस 2k कैप अपान माड ऑफ ए बी, और माड ऑफ ए बी अभी √5 निकाला है, हो गई बात बस। अच्छा, इसको ऐसे भी आप यूँ भी लिख सकते हैं, जैसे भी हमने डिवीज़न रूल बताया, तो डिवीज़न रूल क्या करेंगे, अब इस √5 को अलग अलग डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 है तो 1/√5 ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आई कैप प्लस यहाँ 2 है तो 2/√5 और ये k कैप हो गया, ये यूँ भी। तो जनरली ऐसे लिखा जाता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बात एक ही है सबका। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये स्टार्टिंग की चीज़ें रही हैं, हम लोग पोजीशन वेक्टर्स को कैसे IJK के टर्म में लिखेंगे, या किसी भी वेक्टर्स को IJK के टर्म में कैसे लिखते हैं, उनका एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, और IJK पर स्टार्टिंग क्वेश्चन कैसे बनता है, वो चीज़ बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी ऐसे बड़े टेक्निकल क्वेश्चंस उठाएंगे और दिखाएंगे कैसे हमारे सीधे जी मेंस में कैसे क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है। और एक बात, अगर आपको नहीं समझ में आया, कहीं भी प्रॉब्लम रही है, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, आप कमेंट करिए, हमें अच्छा लगेगा, हम उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।